Next question is hormone cholecystokinin is released from which cell? So this is secreted and released by the eye cell. Cholecystokinin is very important peptide hormone which is secreted by eye cell of the duodenal and jejunal mucosa. So this is secreted by duodenal and jejunal mucosa layer. So when fatty acid and amino acid are present in the small intestine, these stimulate the release of cholecystokinin, and function of cholecystokinin to stimulate the gallbladder to release bile acid, and as well as stimulate pancreatic enzyme secretion. It delays the gastric emptying and act as a satiety signal. So these are the function of cholecystokinin. It stimulates gallbladder as well as pancreas. As cell secretes secretin and alpha cell secrete glucagon. Alpha cell is the part of pancreatic alpha cell and pancreatic island, and beta cell secrete insulin. So again, this is the simplest question. Eye cell secrete the cholecystokinin, and what is the function of cholecystokinin? It stimulates the gallbladder to secrete some bile juice and pancreas for some enzymes. So option number second is the correct answer. Next question is, what is the net gain of ATP molecules for each mole of glucose utilized in the glycolysis? So each mole of glucose is break down into the 2 mole of pyruvate. तो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पायरुवेट के बनते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो ग्लाइकोलाइसिस का अगर ओवरव्यू देखें तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के टाइम यहाँ पर एक एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा, मतलब एक एटीपी कंज्यूम होगी, एटीपी से एडीपी फॉर्म होगा और एक एटीपी का कंजप्शन होगा यहाँ पर। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और यहाँ पर भी क्या होगा, एक एटीपी का कंजप्शन होगा, मतलब 2 एटीपी मॉलिक्यूल टोटल कंज्यूम हो रहे हैं। एंड उसके बाद ये जो है 2 पाथवेज में इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो डाईहाइड्रोक्सी फॉस्फेट वापस से ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अगेन। तो यहाँ से ये पाथवे दो फॉर्म में चलेगा, दो तरफ से चलेगा। ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, और इस टाइम यहाँ पर एक एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो दो साइड से पाथवे चल रहा है तो टोटल 2 एटीपी का प्रोडक्शन हो गया, इधर भी प्रोडक्शन होगा और इधर भी हो रहा है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनेगा, एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट से वापस पायरुवेट जब बनता है तो यहाँ पर एक और एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से 2 टाइप से पाथवे चल रहे हैं, एक एटीपी ये, एक एटीपी ये, 2 प्लस 4, तो 4 एटीपी यहाँ पर, 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स का टोटल यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरेशन हो रहा है और प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब इसमें नेट गेन पूछा है तो 4 माइनस 2 करेंगे क्योंकि 2 कंज्यूम हो गई है। नेट गेन क्या होगा, जितनी जनरेट हुई है उससे जो कंज्यूम हुई है उसको माइनस कर देंगे। तो 4 से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस। नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स आर 2 मोल्स। तो आंसर नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ओनली एटीपी के बारे में पूछा है इसलिए हम इसी को एटीपी को कंसीडर कर रहे हैं। अगर NADH का भी पूछते हैं तो 3 ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनते टाइम
यहाँ पर NADH मॉलिक्यूल भी बनता है जो बाद में जाकर ATP प्रोड्यूस करेगा क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो यहाँ पर NADH को कंसिडर नहीं कर रहे हैं हम, ओनली ATP मॉलिक्यूल को कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन deaminated alanine is converted into pyruvic acid which can be further converted into either glucose or glycogen. So alanine is a amino acid and we all know that from amino acid we convert the glucose, which we produce the glucose, which this process is known as the gluconeogenesis. So this is the process of gluconeogenesis and it is a part of alanine glucose cycle which occur in the muscles and liver. तो मसल्स से एलेनिन प्रोड्यूस होगा, एलेनिन को लीवर के अंदर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा, पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा और पायरुवेट से वापस से जो पायरुवेट है उससे जो रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस का जो रिवर्स पाथवे जो है जिसमें पायरुवेट से ग्लूकोज बनाया जाता है, जिसमें कुछ एंजाइम्स यहाँ पर यूज आते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लूकोनियोजिनेसिस। तो यहाँ पर ग्लूकोनियोजिनेसिस आंसर हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज नॉट द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। कीटोजेनेसिस जिसमें कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है एसिटाइल कोएंजाइम से, इट इज द डिफरेंट पाथवे। सिट्रिक एसिड साइकिल जिसमें एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से जो सबस्ट्रेट जो भी प्रोडक्ट बने हैं उससे सिट्रिक एसिड साइकिल चलता है और वहां पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ग्लूकोनियोजिनेसिस में जो बनने वाला ग्लूकोज है वो अगर ब्लड को रिक्वायरमेंट है तो ब्लड के अंदर एंटर हो जाएगा, नहीं तो फिर वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जिसको जो अलग प्रोसेस से ग्लाइकोजन में लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है। सो दिस इज अबाउट द एलेनिन ग्लूकोज साइकिल। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन स्केलेटल मसल्स। सो स्केलेटल मसल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जो मसल्स के अंदर पाई जाने वाली स्पेशल टाइप की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसको बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, जैसे कि हमें पता है ये कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करते हैं, लेकिन मसल्स के अंदर ये मेनली स्टोर करके रखते हैं कैल्शियम आयंस को। तो कैल्शियम आयंस अगर मसल्स के अंदर इसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर्ड रहेंगे तो मसल्स रिलैक्स्ड फॉर्म में रहेगी, और जैसे ही कुछ सिग्नल आता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टिमुलेशन आएगा और कैल्शियम का रिलीज होगा। कैल्शियम जैसे रिलीज होगा ये ट्रोपोनिन सी से बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन सी ट्रोपोमायोसिन को शिफ्ट करवाएगा और ट्रोपोमायोसिन शिफ्ट होते ही एक्टिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाएगी फॉर द मायोसिन, एंड फिर मायोसिन जैसे एक्टिन के साथ बाइंड होगा मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो ये बेसिकली ओवरऑल इसका है फंक्शन, जिसमें ये क्या करते हैं कैल्शियम आयन को स्टोरेज करके रखती हैं और कैल्शियम आयन मसल्स कॉन्ट्रेक्शन करवाते हैं थ्रू द बाइंडिंग ऑफ ट्रोपोनिन सी। तो मसल्स की स्ट्रक्चर आपको पता हो तो ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन प्रोटीन्स जो हैं वो एक्टिन बाइंडिंग साइट पर प्रेजेंट रहती हैं, उसको इस तरह से उसके ऊपर एक्टिन के ऊपर इस तरह से बाइंड रहती है कि मायोसिन वहां पर आके बाइंड नहीं हो पाए। लेकिन जैसे ही कैल्शियम रिलीज होगा, कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के साथ में बाइंड होगा, वो ट्रोपोमाइसिन में कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंज होंगे और वहां से साइट एक्सपोज हो जाएगी फॉर द मायोसिन बाइंडिंग। ऑप्शंस देखें तो सिंथेसिस ऑफ टाइटिन जो प्रोटीन है वो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है फॉर द मसल्स, एंड इसका जो सिंथेसिस जो होता है वो होता है राइबोसोम के अंदर, क्योंकि ये प्रोटीन है तो राइबोसोम्स इसका सिंथेसिस करेंगे। एंड this is not the answer because it is a structural protein. एनर्जी प्रोडक्शन फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन हमेशा कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो
ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, सो दिस इज रॉन्ग। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड बैलेंस, इंट्रासेलुलर फ्लूइड बैलेंस को जो बैलेंस करने का जो काम होता है वो ऑस्मोटिक जो बैलेंस होता है वो मेनली जो फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, जो ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं वो मेनली मेंटेन करते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड को। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कंट्रोल ऑफ मसल्स कॉन्ट्रेक्शन, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। कैल्शियम आयन क्या करेंगे, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन को कंट्रोल करवाते हैं मेनली। So this is the option number 4 is the correct answer. Next question is, what is the main excitatory neurotransmitter in the brain and spinal cord? So excitatory neurotransmitter के examples हम पढ़ते हैं जिसमें है glutamate and aspartate and glutamate. So these both are the excitatory neurotransmitter. और inhibitory neurotransmitter की बात करें तो इसमें आता है glycine and GABA, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ये दोनों ही क्या है, इनिबिटरी है। एंड ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट आर एक्साइटेटरी। तो ऑप्शंस देखिए तो डोपामाइन, गाबा, ग्लूटामेट एंड सेरोटोनिन। तो यहाँ पे ग्लूटामेट आंसर हो जाएगा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का। गाबा तो हमें पता है इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इनिबिट करेगा। लेकिन जो डोपामाइन है वो मेनली मॉड्यूलेटर है, ये रिवॉर्ड, मोटिवेशन एंड मोटर कंट्रोल में वर्क करता है। सेरोटोनिन भी मॉड्यूलेटरी है जो रेगुलेट करता है मूड, स्लीप और एपेटाइट को। तो यहाँ पर मेनली जो डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, एसिटाइलकोलिन है, ये सारे मॉड्यूलेटरी हैं। एंड एसिटाइलकोलिन को मॉड्यूलेटरी टू एक्साइटेटरी दोनों में इंक्लूड किया जाता है। लेकिन ये जो डोपामाइन, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन है ये मेनली मॉड्यूलेटरी है जो मॉड्यूलेट करते हैं फंक्शन को। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ग्लूटामेट। ग्लूटामेट इज द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ ब्रेन एंड spinal cord. So these are the questions from biochemistry and some human physiology questions. So I hope ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।